सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आपको आसान और सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं, और ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया आपको दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 56 इंच की औकात खुद आर्मी चीफ ने खोल दी है। 56 इंच के द्वारा लगातार झूठ बोला जाता है और वो 56 इंच सिर्फ मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ ही फूलता है। बाकी 56 इंच की तो पीठ दूसरों को दिखाई जाती है। ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई है। हमें ऐसे बोलकर बेवकूफ बना दिया जाता है। लेकिन आज आर्मी चीफ ने, इंडियन फोर्स के आर्मी चीफ ने खुल्लम खुल्ला बड़ी बात कह दी है। भारतीय आर्मी चीफ मनोज पांडे ने बड़ा खुलासा किया है और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। बात उन्होंने काफी लंबी कही है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊंगा और साथ में प्रूफ एबीपी न्यूज का है। हालांकि एबीपी न्यूज के अलावा दर्जनों जगह है। ये जितने भी गोदी मीडिया हैं, इनके दो हिस्से हैं। ये प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं सच लिख देते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया पर यानी न्यूज चैनल पर आकर वो उसका उल्टा काम करते हैं ताकि पिताजी नाराज ना हो जाएं। बैलेंस वाली पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन आप रजाग्राफी से सच सुन लीजिए। दोस्तों, आर्मी चीफ मनोज पांडे ने क्लियर कट कहा है कि चाइना बॉर्डर पर क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह बात हकीकत है कि तनाव बना हुआ है और चाइना लगातार अपनी उपस्थिति और अपने सैनिकों और हथियारों को बढ़ा रहा है। तीसरी और चौथी मेन बात जो सबसे जरूरी है, उन्होंने बिना नाम लिए यह कहा कि हमारे लिए चैलेंज है और नए नए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे आप समझ लीजिए कि भारतीय आर्मी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और मोदी सरकार यहां मुसलमानों को दबाने में लगी हुई है। हालांकि यह अल्लाह का अजाब बेहतरीन तरीके से आ रहा है। यहां मुसलमानों को दबाने चले थे, वहां बहुसंख्यकों का पूरा इलाका, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर धंसने की कगार पर है। खैर, प्राइम टाइम में अगर नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिएगा और प्राइम टाइम को मिस मत किया कीजिए। नेशनल प्राइम टाइम बेहद जरूरी है आपके लिए। वहीं आपको बता दूं कि इधर देखिए, आर्मी चीफ झूठ नहीं बोलते और भारतीय आर्मी चीफ ने क्लियर कट कह दिया है कि चाइना लगातार अपने हाथ पैर फैला रहा है। अब दोस्तों, सवाल आपसे करूंगा, आप सोचिए कि भारत की सबसे बड़ी, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। आखिर यही बात कांग्रेस कह रही है। चीन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रही है? आर्मी चीफ का क्लियर कट कहना है, आगे क्या होगा नहीं पता। लगातार उच्च स्तर पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे हैं और चाइना, ये सभी जानते हैं कि लगातार अपने ताकतों को बॉर्डर पर बढ़ा रहा है। वहीं 56 इंच का कमाल और 56 इंच का जो बज रहा है पूरी दुनिया में, वो ढोल सुन लीजिए। म्यांमार की आर्मी ने हमारे बेहद बॉर्डर के करीब हमला किया था, बमबारी की थी। कल मैंने आपको बताया था। अब देखिए, सारी दुनिया खामोश है, गोदी मीडिया खामोश है, लेकिन साउथ एशिया की वॉच डॉग एजेंसी जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बताई जाती है, उसने एक रिपोर्ट जारी करी है और भारत को कहा है कि आप बॉर्डर पर, जो आपके बॉर्डर पर आपके लोग रहते हैं, उनकी जान की सुरक्षा कीजिए, यानी उनकी जान बचाइए। आप देखिए और समझिए। साथ में उस रिपोर्ट में कहा है जो एयर स्पेस का वायलेशन म्यांमार की आर्मी कर रही है आपके देश की, उसको रोकिए। साथ में म्यांमार के ही इलाके में, बॉर्डर में जिन चिन समुदाय और चिन इलाके के लोगों को, चिन CHIN के इलाके के लोगों को मार रहा है म्यांमार, उसको रोके। दोस्तों, अब यह बात आपकी सही है कि भाई चिन का जो इलाका है वो म्यांमार में आता है, वो वहां बम गिरा है, परमाणु गिरा है,
हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन दो जो चीज वॉच डॉग ने बोली है, आप इस पर देखिए कि वो मोदी को कह रहा है कि मोदी सरकार एयर वायलेशन तो रोके, आपके हवाई सीमा के अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहा है और घुस रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह कहा है कि आपके बॉर्डर के अंदर, आपके ही बॉर्डर पर, भारतीय बॉर्डर पर जो गांव बसे हुए हैं उन पर भी जान का खतरा है। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? उधर अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, और उससे पहले आपको कह दूं, ये मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल दोनों मिक्स रिपोर्ट है, तो ध्यान से इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और एक भी पॉइंट को मत छोड़िएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दुनिया की कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार ने तालिबान को आतंकी 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 कहा, लेकिन जब इसी तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो तालिबान को फिर तालिबानी कहना शुरू कर दिया, फौरन लाइन पे आ गए। अब फिर तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे जो 80 आईटीबीपी के टॉप लेवल के जो वहां फौजी तैनात हैं, अफगानिस्तान के हमारे जो दूतावास है वहां पर, वो हमारे देश से अफगानिस्तान के लिए जब दवाई, मेडिकल किट या कोई मदद या कोई सामान जाता है तो वो उसकी सुरक्षा करते हैं। साथ में वहाँ जो भारतीय अफसर हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। वहीं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि काबुल के अंदर तो ये दूतावास है, लेकिन इसके अलावा एक और उसी अफगानिस्तान में भारत का दूतावास है। जी हाँ, जो कंधार में है, लेकिन वो अभी तक बंद पड़ा है। भारत उसको भी खोलना चाहता है और मोदी सरकार वहां पर भी अपना कामकाज शुरू करना चाहती है। लेकिन यहां पर रोक के बता दूं कि इसके विपरीत जब आप देखेंगे तो भारत के अंदर अफगानिस्तान का अभी कोई तालिबानी मिनिस्टर नहीं है। मतलब हमने तो वहां पर अपना दुकान खोल दिया है, उनको हमने खोलने से मना किया हुआ है। अब यहां पर दांवपेच फंसा दिया है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने। तालिबान सरकार अब भारत सरकार पर प्रेशर बना रही है कि हम अपना दूतावास आपके यहां दिल्ली में खोलना चाहते हैं और अपना राजदूत भेजना चाहते हैं। अब जो ये राजदूत हैं, ये भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत है और भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। नाम जिनका आ रहा है वो है अब्दुल कहर बाल्खी। जी हाँ, ये जो तालिबानी हैं ये काफी खतरनाक हैं। ये वही हैं जिन्होंने पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी थी। अब इनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है भारत के लिए। अब अगर इनकी तैनाती दिल्ली में हो जाएगी तो भारत की राजनीति के लिए बड़ा बवाल होगा और भारत के लिए कहा जा रहा है ये बड़ा खतरा होगा। लेकिन अगर भारत सरकार सीधा इनको तालिबान को मना कर देगी तब भी मोदी सरकार को बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि तालिबानियों ने पूरी सुरक्षा दी हुई है भारत सरकार को, वहां पर हमारे भारतीय दूतावास को, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भारत को रोक देगा तालिबान। जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किया। कंपटीशन हमारा चीन से है, क्योंकि चीन पूरी तरह से अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ अभी हमारी है, अगर हमने तालिबान की बात नहीं मानी तो तालिबान सीधा वो चीज़ से हमें पीछे करके वो चीज़ चीन के हाथ में दे सकता है, जो कि भारत के लिए अब धर्म संकट वाला मामला आ गया है। वहीं अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ था उसकी जिम्मेदारी आखिरकार, हम तो पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ की रिपोर्ट बता चुके थे कि आईएस के अलावा कोई नहीं होगा। अब ऑफिशियली आईएस दाइश के आतंकवादियों ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। उधर लंदन में एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तान की तरफ से पैकेट ओमान के रास्ते यूरेनियम का पहुंचा था, सवाल बड़े खड़े हो रहे थे और ईरान और पाकिस्तान का इसमें नाम आ रहा था। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कह दिया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हम पर फर्जी इल्ज़ाम है। ब्रिटेन ने भी न जाने किसके इशारे और किसके डर पर पाकिस्तान का नाम लिया ही नहीं और अपना मुंह बंद कर लिया। बहरहाल ये एक बड़ी पहेली बनकर रह गई है। उधर पाकिस्तान का अमेरिकी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएई भी पहुंच गया है। और आपको बता दूं कि यूएई उन्होंने पहुंचने के बाद कई सारे मुद्दे रखे, खासकर पाकिस्तान के ये नए प्रधानमंत्री
यूएई भीख मांगने मतलब मदद, माफ कीजिएगा काट दियो यार इसे, यूएई मदद मांगने के लिए पहुंचे थे। $2 बिलियन पहले से ही दिया हुआ है, रखा हुआ है यूएई ने पाकिस्तान के बैंक में, लेकिन अब उसकी टाइमलाइन को, डेट को बढ़ा दिया है। इस विजिट के बाद पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है और साथ में $1 बिलियन और पाकिस्तान के बैंक में जमा करने के लिए वादा यूएई ने कर दिया है। वहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में जिस शख्सियत को माना जाता है और जिसके जलवे हैं, नाम है एलन मस्क। इसने ट्विटर खरीदा और आज हालत ऐसी कर दी है ट्विटर की कि इनकी जो बिल्डिंग है ट्विटर की, सिंगापुर में जिनकी बिल्डिंग है, जो हेडक्वार्टर है, उसका किराया नहीं भर पा रहा है। अब जाहिर सी बात है, किराया 10-20 हज़ार तो होगा नहीं, वो तो करोड़ों में होगा। लेकिन अब तक तो ट्विटर बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन ऐसा हाल कर दिया है एलन मस्क ने कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हाल ये है कि खाली करने को कह दिया है। कई देशों में इन्होंने अपने दफ्तरों को खाली करने को कह दिया है और दफ्तरों को शिफ्ट किया जा रहा है। सिंगापुर की बिल्डिंग खाली ना करनी पड़े और पैसा और इकट्ठा कर लें, इसके लिए एलन मस्क ने यूज़र नेम बेचने का एक नया प्लान बनाया है। पहले ब्लू टिक बेचने का प्लान किया और न जाने क्या क्या बेचने का प्लान किया। दोस्तों, हमने सोचा था बहुत बड़ा है, शेर पाला है हमने, और शेर को देखते हमने सोचा यार हमने क्या शेर पाला, अब तो यार ट्विटर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन हुआ ये कि ससुर ने सब कुछ बेच दिया, जो कुछ बना था वो सब बेच दिया। कहानी सेम मिलती है ना। हाँ, ऐसा काम भारत में भी कोई कर रहा है ना, 70 साल से बनी हुई चीज़ों को बेच रहा है ना, दे दनादन। हाँ जांच कर लो भाई साहब, पीछे से दोनों ससुर मिले तो नहीं है। बहरहाल, ट्विटर 2022 और 23 की ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। एलन मस्क इतना ज्यादा नुकसान झेल चुके हैं कि ये मान लीजिए कि जितना नुकसान अभी पिछले 1 साल में झेला है, इतना और झेलेंगे तो ये आदमी सड़कों पर आ जाएगा। उधर आपको मैंने बताया था कि चाइना के खिलाफ जापान का एग्जाम्पल मैंने वो सीरिया वाला दिया था। अब वो सीरिया बनने के कगार पर है जापान ये नहीं सोच रहा है कि मेरा हाल क्या होगा, लेकिन चीन के खिलाफ जापान ने अमेरिका को पूरा अपना, समझ रहे हैं, सब कुछ दे दिया है। अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि जापान में अपना वो खतरनाक बेस बनाएगा और उस बेस पर पहले से ही जापान ने काम कर दिया है और काम करते हुए एक बेस बनाना शुरू कर दिया है जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट तैनात होंगे। उधर दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने इजराइल को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कंपनसेशन मांग लिया है। जी हां, मुआवजा मांग लिया है। और क्यों, आसान जबान में समझ लीजिए और बहुत शॉर्ट में। इजराइल ने वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनियों के इलाके में जो यूरोपीय यूनियन के फंड के द्वारा, यानी यूरोपीय यूनियन फिलिस्तीनियों को जो चंदा देता था, उस चंदे से जो स्कूल और कॉलेजेस बने थे उनको भी तोड़ डाला। जी हां, इजराइल ने, जिस पर ईयू नाराज हो गया है और ईयू ने कह दिया है कि भाई वो हमारा पैसा था, हमने इन्वेस्ट किया था, हमने चंदा दिया था, अब वो सारा पैसा हमें वापस करो। ईरान की बात एक बार फिर से सही साबित हो गई है। ईरान कह रहा है और कहता आया है कि यह अरब देशों के साथ इजराइल मोहब्बत और इंसानियत के नाते नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ हमारे खिलाफ गठबंधन किया जा रहा है। एक बार फिर से नेतन्याहू की सरकार के मंत्री ने क्लियर कह दिया है और साफ कह दिया है कि नेतन्याहू की नीति यह है कि ईरान के खिलाफ सभी अरब देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन करना है। 41 साल के एक फिलिस्तीनी शख्स को फिर से आज कत्ल कर दिया है। उनकी आखिरी विदाई में पूरा फिलिस्तीन इकट्ठा हुआ। दोस्तों, ये हर दूसरे दिन एक मौत हो रही है और ये मौत हो नहीं रही, यहूदी कत्ल कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों का रोज कत्ल कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया खामोश है। दोस्तों, ईरान के समुद्री रास्ते से यमन की तरफ एक जहाज जा रहा था जिसमें 2000 से ज़्यादा राइफल्स थी, जिसे अमेरिका ने रास्ते में ही सीज कर दिया। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वेडनेसडे को बताया जा रहा है हाल में ही, हो सकता है एक दिन बाद पहुंचे, लेकिन इसी 2-3 दिन के अंदर लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंच सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट में आपके सामने थी। नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।
तेरा बाप आया।